स्वागत है आपका अपना चैनल आर के वाटसन ऑफिशियल स्टडी में। दोस्तों, आज के हम लोग इस वीडियो में वैद्युत संयोजक यौगिक, आयनिक यौगिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड के बारे में समझेंगे और साथ ही दोस्तों ये भी समझेंगे कि कैसे हम लोग पहचान पाएंगे कि कौन सा यौगिक आयनिक यौगिक है। साथ ही में दोस्तों हम लोग आयनिक यौगिक की विशेषताएं के बारे में भी देखेंगे और विभिन्न आयनिक यौगिकों के द्रव्यंक और क्वथनांक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बात करें कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं। चलिए दोस्तों, वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक को हम लोग परिभाषा के तौर पर समझने की प्रयास करते हैं कि आखिर वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक क्या होते हैं। तो दोस्तों, बात करें कि वैद्युत संयोजक यौगिक के तो धातु और अधातु जब आपस में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण करके है ना, जिस यौगिक का निर्माण करते हैं उस यौगिक को बोलते हैं हम लोग वैद्युत संयोजक यौगिक। याद रखना है दोस्तों, धातु और अधातु आपस में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण करके जिस यौगिक का निर्माण करते हैं उस यौगिक को बोलते हैं हम लोग वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक। दोस्तों, परिभाषा में लिखा गया है कि धातु और अधातु में, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने यौगिक को वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक कहते हैं। याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर आयनिक यौगिक कहते हैं, यहाँ पर मिस्टेक है, आयनिक यौगिक कहते हैं। दोस्तों याद रखना है, आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड। दोस्तों आपको मालूम है कि सोडियम एक धातु है और क्लोरीन क्या है, अधातु है। जब आपस में रिएक्शन करके इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण करके बनाया तो ये बना सोडियम क्लोराइड। इसी तरह ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैग्नीशियम एक धातु है और यहाँ पर क्लोरीन क्या है, अधातु है, और आपस में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण किया तो यहाँ पर एक यौगिक बना जिसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर बात करें तो लिथियम क्लोराइड, यहाँ पर लिथियम दोस्तों एक धातु है और क्लोरीन क्या है, अधातु है। तो दोस्तों आपस में लिथियम और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण किए और उनके फलस्वरूप जिस यौगिक का निर्माण हुआ उसका नाम पड़ा लिथियम क्लोराइड। जैसे दोस्तों यहाँ पर बात करें कैल्शियम क्लोराइड में, तो कैल्शियम एक धातु है और क्लोरीन क्या है दोस्तों, अधातु है। कैल्शियम क्या है, धातु है, और क्लोरीन क्या है दोस्तों, अधातु है। और कैल्शियम और क्लोरीन जब आपस में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण किए तो इनके फलस्वरूप एक यौगिक का निर्माण हुआ जिसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड। दोस्तों इसी तरह बात करें हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड की, तो कैल्शियम दोस्तों याद रखना है, कैल्शियम एक धातु होता है और ऑक्सीजन क्या है, अधातु होता है। दोस्तों धातु और अधातु यहाँ पर भी देख लीजिए, कैल्शियम एक धातु, ऑक्सीजन भी क्या है, अधातु। तो धातु और अधातु आपस में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण किए हैं तो इनके फलस्वरूप एक यौगिक का निर्माण हुआ है जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट उदाहरण में, दोस्तों याद रखें कैल्शियम यहाँ पर धातु है, कार्बन अधातु है और ऑक्सीजन भी क्या है, अधातु है। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर कैल्शियम धातु है, कार्बन अधातु है, ऑक्सीजन अधातु है, और इनके योग से इनके स्थानांतरण के फलस्वरूप याद रखिए ये आपस में जब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण किए हैं तो इनके फलस्वरूप एक यौगिक का निर्माण हुआ है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर। दोस्तों याद रखना, उसी तरह याद रखिए है ना, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, याद रखना दोस्तों, KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट का जो सूत्र होता है, यहाँ पर पोटेशियम क्या है दोस्तों, धातु है, और नाइट्रोजन क्या है, अधातु है, और ऑक्सीजन भी क्या है, अधातु है। तो दोस्तों याद रखना है कि यहाँ पर पोटेशियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किया है तो यहाँ पर एक यौगिक का निर्माण हुआ है जिसका नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। दोस्तों इसी तरह बात करें यहाँ पर सोडियम की बात करें तो सोडियम एक धातु है, और ऑक्सीजन की बात करें दोस्तों तो ऑक्सीजन क्या है, एक धातु है, और आपस में जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किए तो एक यौगिक का निर्माण हुआ है जिसको बोलते हैं सोडियम मोनोऑक्साइड। दोस्तों इसी तरह बात करें यहाँ पर तो कॉपर क्या है दोस्तों, एक धातु है, और सल्फर और ऑक्सीजन क्या है दोस्तों, अधातु है। जब भी आपस में ये कॉपर और सल्फर और ऑक्सीजन आपस में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किए हैं तो ये बना है क्यूप्रिक सल्फेट। याद रखना दोस्तों, ये जब भी आपस में कॉपर, सल्फर और ऑक्सीजन आपस में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किए हैं तो इनके फलस्वरूप एक यौगिक का निर्माण हुआ है जिसका नाम है क्यूप्रिक सल्फेट। और दोस्तों इसी तरह बात करें तो यहाँ पर कॉपर है और क्लोरीन है, आपस में जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किए हैं तो इनके फलस्वरूप एक यौगिक का निर्माण हुआ है जिसको है ना, याद रखिएगा, जिसको बोलते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड। याद रखना दोस्तों, आपको समझ में नहीं आया हुआ होगा कि आखिर ये सोडियम क्लोराइड कैसे बना होगा।
चलिए दोस्तों, ये फॉर्मूला आप लोगों को बनाकर हम दिखाते हैं। ये सारे फॉर्मूला कहिएगा आपको बनाकर दिखा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की बात करें तो ये जितने भी आयनिक यौगिक बनते हैं दोस्तों, याद रखना आपस में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण यानी साझा करके बनते हैं। देखिए जैसे दोस्तों इस सोडियम की बात करें तो सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों? 11। कितनी होती है? 11। याद रखना। तो सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 2, 8, 10, 1, 1, 11 होता है दोस्तों, होता है। उसी तरह यहाँ पर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की परमाणु संख्या की बात करें तो क्लोरीन की जो परमाणु संख्या होती है दोस्तों वो 17 होती है। कितना होती है? 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें हम लोग तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2, 8, 10 और 7 कितना होता है दोस्तों? 17। तो याद रखना कोई भी तत्व याद रखिए अपनी संयोजकता को पूरा करने के लिए, अपनी सहसंयोजक बंध बनाने के लिए अपने बाह्यतम कक्ष में अष्टक के नियम को पालन करना चाहता है। अष्टक के नियम को पालन करना चाहता है यानी जब दो तत्व आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपने अष्टक को पूरा करते हैं तब उनके बीच हम जानते हैं कि जो बंध बनता है उसको क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंधन। तो यहाँ पर बात करें तो सोडियम की बात करें तो सोडियम पे कितना इलेक्ट्रॉन है? +1 इलेक्ट्रॉन। देखो दोस्तों यहाँ पर बात करें, यहाँ पर प्लस हुआ, यहाँ पर क्या है? माइनस। कैसे होगा माइनस? तो ध्यान दीजिए यहाँ पर -1 कैसे हुआ -1? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अष्टक का नियम कहता है कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कक्ष में है ना 8 इलेक्ट्रॉन को पाना चाहता है यानी अक्रिय गैस की भांति व्यवहार करना चाहता है। तो यहाँ पर बात करिए, बताइए 8 पे जाने के लिए इसके लिए 1 लेना आसान है कि 7 देना आसान है? 1 लेना आसान है कि 7 देना आसान है? तो आप कहिएगा सर कि 1 लेना आसान है क्योंकि 7 देना इसके लिए कठिन होगा। तो इसीलिए यहाँ पर 1 लिया हुआ है, क्लोरीन का है 1 लिया हुआ है, इसीलिए इस पर क्लोरीन पर क्या है? -1। याद रखना दोस्तों। इसी तरह बात करें सोडियम पर तो सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है दोस्तों वो 2 और 8 होता है, 2, 8 और 1 होता है। अब बताइए ये बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पाना चाहेगा, नहीं तो अक्रिय, नहीं तो 0 होना चाहेगा। तो ऐसे स्थिति में ध्यान दीजिएगा ये अक्रिय गैस की भांति के लिए। अब बताइए 7 इसके लिए लेना आसान है कि 1 इसके लिए देना आसान है? 1 इसके लिए देना आसान है। तो कहिएगा सर इसके लिए 7 लेना कठिन होगा और इसके लिए 1 देना क्या होगा? आसान होगा। इसीलिए दोस्तों याद रखिएगा सोडियम पर है ना, सोडियम की जो संयोजकता होती है +1 होती है और क्लोरीन की जो संयोजकता होती है -1 होती है। दोस्तों ये आपस में याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण त्रिक तौर पर करते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्लोरीन है तो यहाँ पर आ जाएगा ये है ना सोडियम पर प्लस है तो याद रखना ये हो जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर -1 नहीं होगा, यहाँ पर प्लस नहीं होगा। ये माइनस प्लस इसलिए दिए हैं ताकि आपको समझ में आए कि इसके है ना ये क्लोरीन क्या हुआ है? 1 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। और यहाँ पर सोडियम की बात करें तो प्लस इसलिए दिए हैं क्योंकि यह सोडियम जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन का क्या किया है? त्याग किया है। तो याद रखना यहाँ पर एक क्लोरीन यहाँ पर लिया हुआ है, क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है और सोडियम यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। याद रखना है जब भी आप लोग फॉर्मूला बनाइएगा तो माइनस या प्लस का प्रयोग नहीं करिएगा। तो यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा? Na, यहाँ पर Na 1 हो जाएगा, Cl क्या हो जाएगा? 1। तो 1 लिखिए या ना लिखिए कोई मान में अंतर नहीं होता है। तो दोस्तों इसीलिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड। चलिए दोस्तों दूसरे फॉर्मूला बनाकर दिखाते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड के। दोस्तों मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्मूला आप लोग को बनाकर दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनता है। दोस्तों मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम एक धातु है, क्लोरीन क्या है? एक अधातु है। दोस्तों मैग्नीशियम की परमाणु संख्या आप लोग जानते हैं कितना होता है? 12। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या दोस्तों कितना होता है? 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलता है दोस्तों? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहिएगा सर 2, 8, 10 होगा और 2 इसका हो जाएगा 12। उसी तरह दोस्तों बात करें क्लोरीन की, तभी क्लोरीन के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले हैं। क्लोरीन की परमाणु संख्या दोस्तों 17 होता है। क्लोरीन की परमाणु संख्या दोस्तों कितना होता है? 17 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें हम लोग तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा दोस्तों 2, 8, 10, 7, 17। और याद रखना दोस्तों और आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा कैसे करते हैं? तो यहाँ पर मैग्नीशियम हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? क्लोरीन हो गया। दोस्तों अब बताइए ये बाह्यतम कक्ष में अष्टक को अपना पूरा करना चाहेगा यानी 8 इलेक्ट्रॉन पाना चाहेगा, नहीं तो 0 होना चाहेगा। तो ऐसे स्थिति में ध्यान दीजिए दोस्तों ये तो 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए, अब ध्यान दीजिएगा इसको 8 पर जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ेगा? 6। कितने इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ेगा? 6। और याद रखिएगा और इसे 0 होने के लिए कितना देना पड़ेगा? तो याद रखिए 2। तो आप ही बताइए इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान होगा कि 6 इलेक्ट्रॉन लेना आसान होगा? तो कहिएगा सर मैग्नीशियम
पर 6 इलेक्ट्रॉन लेना कठिन होगा और 2 इलेक्ट्रॉन देना इसके लिए क्या होगा, आसान। इसीलिए मैग्नीशियम पर +2 होता है, याद रखिएगा। तो मैग्नीशियम की संयोजकता की बात करें तो मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 हो जाएगी। और क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन पर ध्यान दीजिए दोस्तों, इसकी परमाणु संख्या होती है 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 होता है। अब दोस्तों कहिएगा सर क्लोरीन को 8 होने के लिए आप बताइए इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान होगा कि 7 देना होगा, 7 देना आसान होगा। तो दोस्तों कहिएगा सर जी इसके लिए 7 देना बहुत कठिन होगा, इसीलिए इसके लिए 1 लेना क्या होगा, आसान होगा। तो 1 जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो याद रखिएगा और आपस में ये त्रियक मल्टीप्लाई करके इसके हम लोग नियम बना देते हैं। जैसे यहां पर बात करें तो Mg क्या हो जाएगा 1 और Cl की बात करें तो Cl कितना हो जाएगा दोस्तों 2, यानी Cl Mg वाला संयोजकता चला जाएगा और Mg है ना दोस्तों, याद रखना है कि Mg की जो संयोजकता हो जाएगा वो Cl के नीचे चला जाएगा और क्लोरीन की जो संयोजकता हो जाएगी वो Mg के नीचे आ जाएगा। प्लस माइनस दोस्तों बोले कि प्लस माइनस बस इसलिए सिंबल देते हैं ताकि यह समझ में आए कि ये इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण किया है और ये इलेक्ट्रॉन का किया है, त्याग किया है। चलिए दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग आयनिक यौगिक के बारे में समझ गए होंगे और आयनिक यौगिक के बारे में पहचान भी लेंगे कि कैसे हम लोग पहचान लेंगे कि आयनिक यौगिक है। तो दोस्तों पहचान लीजिएगा कैसे, देखिएगा आयनिक यौगिक में क्या होता है, एक धातु और एक अधातु होता है। तो यहाँ पर धातु, यहाँ पर अधातु, यहाँ पर धातु, यहाँ पर अधातु। जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम धातु और क्लोरीन क्या है, अधातु। मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम धातु और क्लोरीन क्या है, अधातु। लिथियम में लिथियम क्लोराइड में लिथियम धातु है और क्लोरीन क्या है, अधातु है। दोस्तों कैल्शियम क्लोराइड में बात करें तो कैल्शियम धातु और क्लोराइड क्या है, अधातु। याद रखना यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड याद रखना, कैल्शियम धातु और ऑक्सीजन क्या है, अधातु। कैल्शियम कार्बोनेट में बात करें दोस्तों तो कैल्शियम धातु है, कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, अधातु है। और यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें तो यहाँ पर पोटेशियम में याद रखिए पोटेशियम धातु, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अधातु। दोस्तों यहाँ पर सोडियम मोनोऑक्साइड में देखें तो सोडियम धातु है और ऑक्सीजन क्या है, अधातु है। और यहाँ पर क्यूप्रिक सल्फेट में देखें दोस्तों तो कॉपर धातु है, सल्फर और ऑक्सीजन क्या है दोस्तों, अधातु है। इसी तरह क्यूप्रिक क्लोराइड में देखें दोस्तों तो कॉपर क्या है, धातु है और क्लोराइड क्या है दोस्तों, अधातु है। तो दोस्तों आप लोग इस तरह देख लीजिएगा कि किस यौगिक में एक धातु है एक अधातु है ना, या एक धातु है या दो से अधिक अधातु है। तो ध्यान दीजिएगा वैसे भी स्थिति में दोस्तों वो आयनिक यौगिक कहलाते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग पहचान लीजिएगा कि आयनिक यौगिक कौन होते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग आयनिक यौगिक की विशेषताएं के बारे में समझते हैं कि आयनिक यौगिक की विशेषताएं क्या क्या होती है। दोस्तों आयनिक यौगिक की पहली विशेषता देखते हैं दोस्तों, तो जो आयनिक यौगिक होते हैं दोस्तों याद रखना है ये सामान्यतः ठोस एवं कठोर होते हैं। दोस्तों याद रखना है कि आयनिक जो यौगिक होते हैं वो सामान्यतः ठोस एवं कठोर होते हैं, परंतु याद रखना है दोस्तों आयनिक जो यौगिक होता है दोस्तों ये भंगुर भी होते हैं। दोस्तों याद रखना है आयनिक यौगिक भंगुर भी होते हैं क्योंकि आयनिक यौगिक पर जब दाब डाला जाता है तो ये टूट जाते हैं। याद रखना दोस्तों आयनिक यौगिक पर जैसे ही दाब डाला जाता है दोस्तों ये टूट जाते हैं। तो याद रखना है कि आयनिक यौगिक सामान्यतः ठोस एवं कठोर होते हैं परंतु ये भंगुर भी होते हैं क्योंकि इन पर जब दाब डाला जाता है तो ये क्या होते हैं, टूट जाते हैं। चलिए दोस्तों इसकी नेक्स्ट विशेषता को देखते हैं दोस्तों। तो आयनिक यौगिक की अगली विशेषता है दोस्तों याद रखना है कि इनके द्रव्यमाप और क्वथनांक प्रायः उच्च होते हैं। याद रखना दोस्तों आयनिक यौगिक के द्रव्यमाप और क्वथनांक प्रायः उच्च होते हैं। दोस्तों ये सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि आयनिक यौगिक के द्रव्यमाप और क्वथनांक प्रायः उच्च होते हैं, क्यों? क्योंकि याद रखना है दोस्तों जो आयनिक यौगिक होते हैं ये दो आयनों विपरीत आयनों से मिलकर बनते हैं, एक धन आयन और दूसरा ऋण आयन। विपरीत आयनों के बीच बने यौगिक से उनके बीच जो होता है वैद्युत आकर्षण बल काफी मजबूती से कार्य करता है जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझ रहे होंगे कि द्रव्यमाप और क्वथनांक क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों हम लोग विभिन्न आयनिक यौगिक का कुछ आयनिक यौगिकों का यहाँ पर द्रव्यमाप और क्वथनांक लिखे हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझ रहे हो कि द्रव्यमाप क्या होता है और क्वथनांक क्या होता है। चलिए दोस्तों थोड़ा सा द्रव्यमाप और क्वथनांक के बारे में समझा देते हैं कि द्रव्यमाप और क्वथनांक क्या होता है। दोस्तों याद रखिएगा जब कोई ठोस पदार्थ को द्रव पदार्थ में बदलने के लिए याद रखिएगा द्रव पदार्थ को बदलने के लिए जितने ताप की आवश्यकता होती है, जब किसी ठोस पदार्थ को द्रव पदार्थ में बदलने के लिए जितनी भी ताप की आवश्यकता होती है उस ताप को हम लोग
द्रवणांक कहते हैं। दोस्तों याद रखना है, द्रवणांक कहते हैं। याद रखना है, जब किसी ठोस पदार्थ को द्रव पदार्थ में बदलने के लिए जिस ताप की आवश्यकता होती है, उस ताप को हम लोग उस पदार्थ का द्रवणांक कहते हैं। जैसे आपको बताएं कि जैसे 0 डिग्री सेल्सियस जो जल का द्रवणांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जो जल का द्रवणांक होता है दोस्तों वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी होता है वो द्रव की अवस्था में होता है। जैसे ही 0 से माइनस में हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है वो ठोस की अवस्था में हो जाता है। और पानी की बात करिए, ये पानी के द्रवणांक है दोस्तों, याद रखना है ये पानी का द्रवणांक है। और इसके क्वथनांक की बात करिए तो पानी के जो क्वथनांक होता है दोस्तों वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखना है पानी का दोस्तों जो क्वथनांक होता है वो कितने डिग्री होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। अब कहिएगा क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है दोस्तों, तो याद रखना है कि जिस ताप पर कोई पदार्थ, जिस ताप पर जो पदार्थ होता है उबलने लगता है, क्या होने लगता है दोस्तों, उबलने लगता है। याद रखना है जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलने लगता है उस ताप को हम लोग उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। यानी जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलने लगता है उस ताप को उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर बात करें तो हम लोग कुछ विभिन्न जो कुछ महत्वपूर्ण आयनिक यौगिक का द्रवणांक और क्वथनांक नीचे लिखे हुए हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड की बात करें दोस्तों, NaCl, इसका जो सूत्र होता है दोस्तों NaCl होता है सोडियम क्लोराइड का। और इससे साधारणतः हम लोग नमक बोलते हैं, साधारणतः इसे हम लोग नमक बोलते हैं। इसका द्रवणांक की बात करें तो जो सोडियम क्लोराइड होता है दोस्तों, याद रखना है कि 801 डिग्री सेल्सियस पर इस याद रखिए द्रव की अवस्था में हो जाता है। और 1413 डिग्री सेल्सियस पर यह उबलने लगता है दोस्तों। उसी तरह लिथियम क्लोराइड की बात करें तो इसका सूत्र होता है LiCl। दोस्तों इसके द्रवणांक की बात करें तो 655 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। लिथियम का जो द्रवणांक होता है दोस्तों, याद रखना है 605 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसके क्वथनांक की बात करें तो 1299 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। इसी तरह पोटेशियम क्लोराइड की बात करें दोस्तों, तो पोटेशियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है KCl होता है दोस्तों। और इसके द्रवणांक की बात करें तो 772 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसके क्वथनांक की बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है दोस्तों MgCl2 होता है। और इसके द्रवणांक की बात करें दोस्तों तो याद रखना है 714 डिग्री सेल्सियस होता है। और याद रखना है, और इसके क्वथनांक की बात करें दोस्तों तो 1412 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना है कि द्रवणांक और क्वथनांक क्या होते हैं। तो जैसे सोडियम क्लोराइड दोस्तों, याद रखना है कि 801 डिग्री सेल्सियस पे द्रव की अवस्था में बदल जाएगा और 1413 डिग्री सेल्सियस पे यह उबलने लगेगा। उसी तरह दोस्तों याद रखना है कि लिथियम क्लोराइड जो होता है 605 डिग्री सेल्सियस पर यह द्रव की अवस्था में हो जाएगा और 1299 डिग्री सेल्सियस पर यह उबलने लगेगा दोस्तों। उसी तरह याद रखना है पोटेशियम क्लोराइड की, तो पोटेशियम क्लोराइड की याद रखना दोस्तों कि जो यह 772 डिग्री सेल्सियस पर द्रव की अवस्था में बदल जाएगा और 1500 डिग्री सेल्सियस पर यह उबलने लगेगा। उसी तरह दोस्तों मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो मैग्नीशियम जो क्लोराइड होगा दोस्तों वो 714 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में बदल जाएगा और 1412 डिग्री सेल्सियस पर यह उबलने लगेगा दोस्तों। इसके तीसरे गुण की बात करें, आयनिक यौगिक के तीसरे गुण की बात करें दोस्तों, तो आयनिक जो होते हैं यौगिक जो होते हैं दोस्तों वो ठोस अवस्था में, याद रखिएगा, विद्युत का चालन नहीं करते हैं, परंतु यह गलित अवस्था यानी घुलित अवस्था में, याद रखना दोस्तों, यह विद्युत का चालन करते हैं दोस्तों। याद रखना है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो ठोस की अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, परंतु यह गलित अवस्था यानी घुलित की अवस्था में, याद रखना दोस्तों, यह घुलित की अवस्था में यानी द्रव की अवस्था में यह विद्युत का चालन करते हैं दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, आपने जो मेरे साथ इतने टाइम